हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अमान। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। एक्जिमा ये एक चमड़े की बीमारी है। इसमें चमड़ा मोटा हो जाता है या क्रैक हो जाता है और ये ड्राई भी होता है और पानी भी निकलता है। तो इसी बीमारी पर आज मैं चर्चा करूंगा और इस बीमारी के बारे में बताऊंगा और इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ही कारगर है। क्लिनिक में सभी डॉक्टर्स यही यूज़ करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं एक्जिमा की। एक्जिमा ये आजकल ये कॉमन बीमारी है। ये चमड़े की बीमारी है, स्किन डिजीज़ है। इसमें चमड़ा जो होता है वो मोटा हो जाता है, रफ़ हो जाता है और क्रैक हो जाता है। ये दो तरह का होता है, एक ड्राई, एक होता है मॉइस्ट। ड्राई में बिल्कुल एक्जिमा ड्राई रहता है, इससे कोई डिस्चार्ज नहीं होता है। अगर डिस्चार्ज होता भी है तो थोड़ा बहुत पानी जैसा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और मॉइस्ट एक्जिमा में डिस्चार्ज होता है, पानी निकलता है, किसी किसी को पस भी निकलता है। इसे कहते हैं मॉइस्ट एक्जिमा। दोस्तों, कई डॉक्टर्स कंफ्यूज करते हैं कि एक्जिमा क्या है और सोरियासिस क्या है। कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है सोरियासिस में और एक्जिमा में। तो चलिए दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। सिम्टम दोनों का लगभग एक ही है। दोनों में ही स्किन रफ हो जाता है, दोनों में ही क्रैक्स हो जाता है, दोनों में ही हो जाता है, लेकिन कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। एक्जिमा ज़्यादातर स्किन के फोल्ड्स में होता है, जैसे कान के पीछे, एल्बो जॉइंट पे, नी जॉइंट के पीछे में, या फिर जहाँ भी स्किन का फोल्ड्स होता है वहाँ पे होता है और इसमें चमड़ा सिर्फ मोटा हो जाता है। मगर सोरियासिस बीमारी जो है ये भी एक्जिमा की तरह देखने में है। इसका जो लोकेशन होता है वो के बाहरी हिस्से में, नीज के बाहरी हिस्से में, जैसा कि एक्जिमा होता है नी के जॉइंट पीछे निचले अंदर वाले जॉइंट्स में होता है, अंदर वाले हिस्से पे होता है। मगर जो सोरियासिस होता है वो बाहर में और एल्बो में, जैसे कि अंदर की तरह अंदर वाले जॉइंट में एक्जिमा होता है। मगर सोरियासिस जो होता है एल्बो के बाहरी हिस्से में होता है। और सोरियासिस जो है वो हेड पे, सर पे भी हो सकता है, बाल जहाँ होता है उसके मार्जिन में हो सकता है और बॉडी के किसी और पार्ट में भी हो सकता है, जैसे पेट पे और पैर के अगले हिस्से में। सोरियासिस में चमड़ा जो मोटा होकर परत दर पर निकलता है, पपड़ी निकलती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेक्स कहते हैं। प्लेक्स निकलता है मतलब चमड़ी निकलता है। छोटा छोटा चमड़ी निकलेगा या बड़ा भी निकल सकता है। मगर एक्जिमा में चमड़ी नहीं निकलता है, सिर्फ उसमें खुजली होती है, ड्राइनेस होता है या कभी कभी पानी भी निकलता है। सोरियासिस में प्लेक्स निकलता है, मतलब चमड़ी परत दर पर निकलती है। दोनों का कॉज मालूम नहीं है। एक्जिमा का भी कॉज मालूम नहीं है, सोरियासिस का भी मालूम नहीं है। इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। ये हेरिडिटरी हो सकता है। एक्जिमा जो हेरिडिटरी हो सकता है, बाप दादा को था तो बच्चे में भी हो सकता है। और इसका सिम्टम जो है, इसमें ईचिंग, खुजली बहुत ज़्यादा होती है। खुजली के बाद में जलन होता है और दाना दाना होता है और स्किन रफ हो जाता है। किसी किसी को पानी निकलता है, किसी किसी को पानी ज़्यादा निकलता है, किसी किसी को बिल्कुल ड्राई होता है, किसी किसी को रात में ज़्यादा होती है, किसी को गर्मी लगने से ज़्यादा खुजली होती है। कहने मतलब कि इस एक्जिमा में खुजली, इचिंग तो ज़रूर होती है और इसमें स्किन मोटा हो जाता है। इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं। इससे एक्जिमा परमानेंटली ठीक हो जाता है। तो चलिए होम्योपैथिक दवा बताता हूँ। जो दवा मैं यूज़ करता हूँ अपने क्लिनिक में वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली दवा जो है वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छी दवा है एक्जिमा के लिए।
इसका एक्जिमा का लोकेशन कहाँ है, तो कान के पीछे या एल्बो जॉइंट के अंदरूनी हिस्से में या फिर नी जॉइंट के पिछले हिस्से में एक्जिमा होता है। एक्जिमा का ड्राई भी होता है, मॉइस्ट भी होता है, लेकिन 70-80% ग्राफाइटिस का जो एक्जिमा होता है वो मॉइस्ट होता है। एक्जिमा से एक डिस्चार्ज होता है, पानी की तरह डिस्चार्ज होता है, जो हाथ में लगने से चिपचिपा फील होता है, जिसे हम स्टिकी कहते हैं। ग्राफाइटिस का जो डिस्चार्ज है, एक्जिमा से डिस्चार्ज होता है, वो चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, हाथ में लगने से स्टिकी फील होता है, खुजली ज़्यादा होती है, जलन होता है। तो ग्राफाइटिस में 2-3 पॉइंट याद करने की है। एक को इसका लोकेशन जॉइंट्स पे होता है, कान के पीछे, एल्बो जॉइंट के अंदर में, नी जॉइंट के पीछे में, या फिर और उसका जो डिस्चार्ज होता है वो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। ग्राफाइटिस का जो डोज एंड पोटेंसी बता दूं, ये जो ग्राफाइटिस जब भी दे लो पोटेंसी में दे, जैसे 3A 6X, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पोटेंसी में देंगे 30 या 200 में देंगे तो एग्रवेशन होने का डर है, एक्जिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस एग्रवेशन को रोकने के लिए लो पोटेंसी से स्टार्ट करें। 3X दें पहले, जब थोड़ा फ़ायदा हो तो 6X दें, 12 दें, फिर 30 दें। अगर आप फर्स्ट टाइम में ये हाई पोटेंसी दे देंगे तो एक्जिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक तो होगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रवेशन होने के बाद, इसलिए ग्राफाइटिस को लो पोटेंसी से स्टार्ट करें। अगर लो पोटेंसी दे रहे हैं तो 2-3 बूंद दिन भर में 3 बार या 4 बार दें। 3X पोटेंसी ग्राफाइटिस के लेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, उसका 1-1 ग्रेन दिन भर में 3 बार लीजिए। लिक्विड में 12 मिलता है तो उसको 3-4 बूंद दिन भर में 3 बार। अब दूसरी दवा आती है, वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का एक्जिमा ड्राई होता है, कभी कभी थोड़ा डिस्चार्ज होता है, मगर जो डिस्चार्ज होता है बिल्कुल वाटरी होता है, हाथ में लगने से पानी के जैसा होता है। ग्राफाइटिस में जैसा कि मैंने बताया था, जो डिस्चार्ज होता है वो चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, मगर पेट्रोलियम में स्टिकी नहीं होता है, बल्कि वाटरी होता है, पानी के तरह, जैसे हाथ में लगा पानी जैसा लगता है वैसा होता है। और पेट्रोलियम का जो एक्जिमा होता है उसका एग्रवेशन विंटर सीजन में ज़्यादा होता है, जाड़े के दिनों में ज़्यादा होता है पेट्रोलियम का। तो पेट्रोलियम का 2-3 पॉइंट याद रखिए। एक तो ड्राई होगा, उसके बाद में अगर कोई डिस्चार्ज हुआ भी तो पानी की तरह होता है, और पेट्रोलियम के एक्जिमा में क्रैक्स होते हैं, डीप क्रैक्स होते हैं। ड्राई होगा और क्रैक्स नज़र आएगा, वहाँ से कभी कभी हल्का पानी निकल सकता है या बिल्कुल ड्राई रहता है। तो ये सिम्टम 2-3 पॉइंट है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम का जो पोटेंसी है वो 30 या 200 दे सकते हैं, इसमें एग्रवेशन का चांसेस नहीं होता है। तो 30 या 200 देंगे तो एक दिन में 1 बार दीजिए, 1 वीक खिलाने के बाद में बंद कर दीजिए, फिर 15 दिन बाद रिपीट कीजिए। 3-4 या 4 ड्रॉप मुँह में डायरेक्ट मुँह पे ले सकते हैं, डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं, और डेली सुबह 1 बार लें या सुबह शाम भी ले सकते हैं। तो पेट्रोलियम को 30-200 लेने में कोई बात नहीं है। आइए तीसरी दवा बता दूं, वो है सल्फ़र। सल्फ़र में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, खुजली करने में बहुत मज़ा आता है, मगर बाद में बहुत ज़्यादा जलन होता है। ये इसका जो एक्जिमा होता है वो लाल लाल चकत्ता होता है, और इसका पेशेंट जो है नहाना पसंद नहीं करता है। सल्फ़र को 200 देते हैं, 3 दिन देंगे, मॉर्निंग दे करके तो बस स्टॉप कर देंगे। 15 डेज बाद फिर रिपीट करेंगे। 3-4 बूंद टोंक पर डाल लीजिए सुबह खाली पेट में। याद रखिए सल्फ़र हमेशा मॉर्निंग लेना चाहिए खाली पेट में। उसके बाद दवा आती है सोरिनम। सोरिनम का 200 पोटेंसी ले सकते हैं, और सोरिनम का सिम्टम है कि इसका जो खुजली होती है, रात को बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जब बेड पर पेशेंट रहता है तो बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, और इसका जो पसीना चलता है बहुत बदबूदार होता है, पेशेंट चिल्ली होता है, और इसका खुजली रात में ज़्यादा होता है। और इसके बाद लास्ट दवा बता दूं, वो है एंटीमक्रूड। एंटीमक्रूड का जो एक्जिमा होता है वो बिल्कुल ड्राई होता है, स्किन बहुत रफ हो जाता है, और एंटीमक्रूड के पेशेंट को नेल्स टूटता है, नेल्स में भी एक्जिमा हो जाता है, और इसका पेशेंट को पिकल्स अचार बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंटीमक्रूड का 30 पोटेंसी आप दिन भर में 3 बार रिपीट कर सकते हैं, लगातार 15 दिन भी आप ले सकते हैं।
15 दिन लेने के बाद में उसको फिर रिपीट कीजिए, गैप दे के रिपीट कीजिए। तो इस तरह से दवा लेंगे तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम दवा लें, आपका एक्जिमा हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया, आपको कौन सा दवा सिम्टम समझ में नहीं आ रहा, दवा क्या दें, तो बेहतर होगा किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप मिल के ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि खुद के से ट्रीटमेंट करना अच्छा नहीं है। आप किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल के ट्रीटमेंट करवाएं और एक्जिमा आपको हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक दवा से एक्जिमा परमानेंटली ठीक होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।